हेलो स्टूडेंट, जीता इस चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज जो हमारा टॉपिक होगा मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित है सुभाष चंद्र बोस। देखिए, जो सुभाष चंद्र बोस है, नेशनल मूवमेंट में इनका क्या योगदान रहा। आईएनए यानी इंडियन नेशनल आर्मी के ये मुख्य सेनापति रहे। आईएनए को डिस्कस करना है और इसके साथ साथ जो लाल किला मुकदमा है उसको डिस्कस करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सिविल सर्विस में चाहे पीसीएस का एग्जाम हो या आईएएस का एग्जाम हो, बहुत क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। वैसे जो मेरा अनुभव रहा है उसमें जितने भी क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं मैं साथ के साथ डिस्कस करता चलूंगा। और एक नई चीज बताना चाहूंगा, जैसे आप जानते हैं मेरे जितने टॉपिक होते हैं हर टॉपिक के बाद मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको टेलीग्राम पे भेजता हूं, लेकिन उसमें कई छोटी छोटी मिस्टेक आप लोग करते हैं। तो वो टेलीग्राम पे तो आज का टॉपिक मिलेगा ही, लेकिन इस टॉपिक से संबंधित जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपके साथ यहाँ शेयर भी करूंगा। यानी इस टॉपिक को डिस्कस करने के बाद मैं उन क्वेश्चनों को भी यहीं पर आपको समझाऊंगा। तो अब शुरू करते हैं। सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस के इंट्रोडक्शन पे एक हल्की सी नजर लगाते हैं। देखिए, इनका जो जन्म है, जन्म ये 23 जनवरी 1897 में, ये उड़ीसा में एक जगह का नाम है कटक, मैं नोट कर देता हूं। कटक में इनका जन्म हुआ। और 1919 में कलकत्ता जो यूनिवर्सिटी है, कलकत्ता यूनिवर्सिटी से इन्होंने ग्रेजुएशन किया। 1920 में इन्होंने आईसीएस यानी इंडियन सिविल सर्विस का एग्जाम दिया और फर्स्ट अटेम्प्ट में इन्होंने 4th रैंक प्राप्त की, 4th रैंक। लेकिन तभी इसी वर्ष इन्होंने रिजाइन दे दिया और 1921 में जब ये इंडिया आए तो गांधी जी और एक नाम आता है CR दास यानी चित्तरंजन दास, इनके संपर्क में आए और CR दास को अपना राजनीतिक गुरु मान लिया और ये कांग्रेस से जुड़ गए। 1921 में ही इन्हें 6 मंथ की सजा हुई, 6 माह की सजा हुई। मैं आपको बताना चाहूंगा कि नेशनल मूवमेंट में जितने लोग जुड़े थे उनमें सर्वाधिक यानी 11 बार जेल जाने वाले सुभाष चंद्र बोस थे। 1923 में ये कलकत्ता के मेयर चुने गए, लेकिन 1924 में इन्हें पुनः गिरफ्तार कर लिया और फिर इन्हें सजा हुई। तो यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जब 1924 में इन्हें गिरफ्तार किया गया था तो इन्हें किस जेल में रखा गया था। तो देखिए, इन्हें बर्मा, ये जो बर्मा है आज इसे म्यांमार कहते हैं, और यहां पर एक मांडले जेल है, ये मांडले जेल में रखे गए, मांडले जेल में। 1928 में इन्होंने जो इंडियन और इंडिया इंडिपेंडेंस लीग है, या इंडिपेंडेंस लीग भी कह सकते हैं, इंडिपेंडेंस लीग की जो स्थापना हुई थी 1928 में, इस पे थोड़ा डिस्कस कर देता हूं चूंकि वो टॉपिक डिफरेंट है। एक्चुअली में 1928 में एक नेहरू रिपोर्ट आई थी, मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था। उस कॉन्स्टिट्यूशन में एक्चुअली में डोमिनियन स्टेट की बात की गई थी, लेकिन जो भारत का यूथ है, जिनमें जवाहरलाल नेहरू, एक नाम सत्यमूर्ति का आता है और एक सुभाष चंद्र बोस का, ये पूर्ण आजादी चाहते थे। तो इन तीनों के सहयोग से इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की और उसके माध्यम से नेहरू रिपोर्ट का विरोध किया। अब आगे चलते हैं। 1938 में कांग्रेस का एक हरिपुरा अधिवेशन हुआ था, हरिपुरा इसकी अध्यक्षता की। एक बार क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है और मैं पुराने लेक्चर में आपके साथ डिस्कस भी कर चुका हूं कि ये हरिपुरा किस स्टेट में है। ये गुजरात में है। और 39 है, इसमें कांग्रेस का एक त्रिपुरी अधिवेशन हुआ। ध्यान रखना है, एक त्रिपुरी होता है लेकिन ये त्रिपुरी है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आप लोगों से कि त्रिपुरी कहाँ है। तो एमपी में जबलपुर के पास त्रिपुरी है। इसके अध्यक्ष बने और इस अधिवेशन की विशेषता यह है कि इस अधिवेशन में अध्यक्ष पद के लिए पहली बार चुनाव हुआ था। तो एक ओर सुभाष चंद्र बोस थे और दूसरी ओर एक गांधी जी के प्रतिनिधि थे, सीता पट्टाभिराय। तो उसमें सीता पट्टाभिराय की हार हुई। इस अधिवेशन में जब इनकी जीत हुई तो गांधी जी ने कहा था कि ये मेरी व्यक्तिगत हार है। तो जब ये अध्यक्ष बने, इन्होंने अपने अध्यक्षीय भाषण में एक प्रस्ताव रखा, वो था स्वाधीनता की राष्ट्रीय मांग का प्रस्ताव।
कि हमारा देश आजाद हो, इसकी मांग का जो प्रस्ताव रखा, ये ब्रिटिश सरकार के समक्ष रखने की बात की। और यह भी कहा यदि सरकार निश्चित समय के अंदर भारत को स्वाधीन यानी आजाद नहीं करती तो हम सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन और सत्याग्रह छेड़ देंगे। लेकिन गांधी जी के जो फॉलोवर थे, कांग्रेस के वर्कर, उन्होंने इसका विरोध किया, तो इसलिए 39 में ही इन्होंने अध्यक्ष पद से रिजाइन यानी त्याग पत्र दे दिया। अब यहां क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि जब 39 में इन्होंने त्याग पत्र दे दिया तो शेष समय के लिए अध्यक्ष कौन बने थे? वो बने थे राजेंद्र प्रसाद। फिर 39 की इनकी दूसरा जो अचीवमेंट था वो ये था कि इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। लेकिन 1940 में इन्हें पुनः अरेस्ट कर लिया गया, गिरफ्तार। तो जब ये गिरफ्तार किए गए, इनका एक घर कलकत्ता में भी था, तो कलकत्ता में इनका जो घर है उसी में इन्हें नजरबंद कर दिया गया, तो ये अपने घर में कैद रहे। लेकिन 26 जनवरी, देखिए मॉडर्न हिस्ट्री में ये ध्यान रखना है, मॉडर्न हिस्ट्री जैसे एंसेंट मिडवल पढ़ते हैं तो उसमें हम बेसिकली ईयर को पढ़ते हैं, लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री में डेट भी क्वेश्चन में पूछी जाती है, बहुत डेट पूछी जाती हैं। जैसे क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है कि गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ? 5 मार्च 1931 है ना? तो इस तरीके की डेट एग्जाम में पूछ ली जाती हैं, तो मैं हर डेट को आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। तो 26 जनवरी 1941 में ये एक पठान, उनका नाम है जियाउद्दीन, यानी एक पठान के वेश में घर से निकलते हैं और इन्होंने जो नाम रखा था अपना वो था जियाउद्दीन। जियाउद्दीन, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। जियाउद्दीन के वेश में इनके एक सहयोगी थे और सहयोगी का नाम भगत राम भी है। भगत राम के सहयोग से ये पेशावर आए, पेशावर, और पेशावर से ये काबुल आए, काबुल। देखिए ब्रिटिश पुलिस को शक न हो जाए, इन्होंने फिर क्या किया, फिर अपना वेश चेंज किया और काबुल से ये एक ईसाई, और नाम भी लिख देता हूं, आर्लैंडो मोसट्टा, आर्लैंडो मोसट्टा। देखिए जो आर्लैंडो मोसट्टा, ये जो नाम है, ये उत्तराखंड पीसीएस का जो पहला एग्जाम 2002 में हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि ये किस नाम से निकले थे। तो ये ध्यान रखना है, कलकत्ता से पेशावर होते हुए जब भगत राम के सहयोग से ये काबुल आते हैं तो नाम जियाउद्दीन है, लेकिन काबुल से जब ये निकलते हैं तो तब इनका नाम आर्लैंडो मोसट्टा है। के वेश में यहां से निकले और ये रूस गए पहले, और रूस होते हुए जर्मनी आए, जर्मनी। तो देखिए इसमें ये आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, यहां पर ये नाम भी इंपॉर्टेंट है और ये आर्लैंडो मोसट्टा भी इंपॉर्टेंट है। तो अभी रूस होते हुए जर्मनी आए। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। जब ये जर्मनी आए तो जर्मनी में जो शासक है वो हिटलर है, हिटलर। हिटलर से इनकी मुलाकात हुई और हिटलर ने हर तरीके की इनकी सहायता या सहयोग करने की बात की, आश्वासन दिया। और इसी के साथ साथ जो इटली है, इटली, और जो जर्मनी है, जर्मनी के पास जो भारतीय सैनिक थे, भारतीय सैनिक। अब मैं ये आप बताना चाहूंगा कि यहां पर भारतीय सैनिक का जो टॉप बात है ये क्यों आई। एक्चुअली में जो सेकेंड वर्ल्ड वार 1939 में शुरू हुआ था, वर्ल्ड वार का मतलब ये नहीं होता कि इसमें पूरी दुनिया लड़ी, डायरेक्ट पूरी दुनिया नहीं लड़ी, इसमें इनडायरेक्ट की बात करें तो लगभग पूरी दुनिया लड़ी। एक्चुअली में एक तरफ मित्र राष्ट्र थे जिनमें ब्रिटेन की बात कर सकते हैं, अमेरिका की बात कर सकते हैं, दूसरी तरफ शत्रु राष्ट्रों में जापान है, इटली है, जर्मनी, ये थे। तो देखिए जापान और जर्मनी की शत्रुता भारत से नहीं थी, लेकिन उनकी तो ब्रिटेन से थी, लेकिन ब्रिटिशर्स भारत में क्या थे, शासन करते थे, तो भारत पे भी अटैक उनको करना बिल्कुल स्वाभाविक था। तो एक्चुअली में जो ब्रिटिश सेना थी उसमें भारतीय सिपाही भी थे। तो जापान और जर्मनी जब ब्रिटिश सरकार के साथ या ब्रिटिश फौज के साथ युद्ध होता था, जहां जहां ब्रिटेन जीतती थी तो ब्रिटेन की सेना में जो भारतीय सैनिक थे उनको बंदी बना लिया एक तरीके से इटली और जर्मनी ने। अब क्या होता है, वे जो सैनिक थे वो हिटलर ने सुभाष को सौंप दिए और सुभाष ने इन भारतीय सैनिकों से मुक्ति सेना बनाई, मुक्ति सेना। तो देखिए
मुक्ति सेना, मैं नोट भी कर देता हूं, मुक्ति सेना। अब ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आप लोगों से कि मुक्ति सेना किसने बनाई थी, तो सुभाष चंद्र बोस। और कहां बनाई है, जर्मनी में। जर्मनी में एक जगह का नाम है ड्रेसगन, यहां पर मुक्ति सेना बनाई। यहां जर्मनी में ही सुभाष चंद्र बोस ने, जर्मनी में एक जगह का नाम है बर्लिन रेडियो से एक स्पीच दिया। ये स्पीच ब्रिटिश विरोधी और भारत के समर्थन में था। इसी स्पीच में सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा था। तो देखिए, क्वेश्चन आप लोगों से बहुत बार पूछा जाता है कि गांधी जी को राष्ट्रपिता नाम से किसने संबोधित किया, सुभाष चंद्र बोस। अब गांधी जी को महात्मा भी कहते हैं। तो 1917 में गांधी जी ने जब चंपारण सत्याग्रह में एक सफलता प्राप्त की थी, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा नाम से सम्मानित किया था। अब यहीं पर सुभाष चंद्र बोस को, यानी जर्मनी में ही इन्हें नेताजी की उपाधि से सम्मानित किया गया। एक नाम आता है रास बिहारी बोस। ये बहुत ही पुराने क्रांतिकारी हैं। थोड़ा सा इनके बारे में बता देना चाहूंगा। जब कैपिटल यानी भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली में शिफ्ट की जा रही थी, तो उसमें वाइसराय हार्डिंग सेकंड होते थे। तो वाइसराय हार्डिंग सेकंड पर रास बिहारी बोस ने बम फेंका था और फांसी की सजा से बचने के लिए ये वहां से भाग गया था, विदेश आ गया था। तो इसने जापान में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग और INA, इंडियन नेशनल आर्मी बनाने की घोषणा की और रास बिहारी बोस ने सुभाष को जापान बुलाया। जापान के एक PM होते थे तोजो, उन्होंने सुभाष का स्वागत किया। अब आगे की ओर बढ़ता हूं। देखिए, 1943 में सुभाष सिंगापुर आए। यहां सिंगापुर में जो रास बिहारी बोस उन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग एंड INA की जो बागडोर थी, ये सुभाष चंद्र बोस को सौंप दी। देखिए, INA यानी इंडियन नेशनल आर्मी, यानी आजाद हिंद फौज की बागडोर सौंप दी। ये जो INA है, चूंकि इसके मुख्य सेनापति सुभाष चंद्र बोस थे, यहीं पर मुख्य सेनापति की हैसियत से सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अस्थाई यानी टेम्परेरी अस्थाई सरकार बनाई और इस सरकार को 9 देशों ने परमिशन यानी स्वीकृति भी दे दी थी। यहीं पर यानी सिंगापुर में सुभाष ने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा और दिल्ली चलो का नारा दिया। तो देखिए, क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये नारा सुभाष चंद्र बोस ने कहां से दिया था, सिंगापुर, 1943। अब यहां एक बात आती है, एक है दिल्ली चलो मूवमेंट आंदोलन, एक है दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया है। और दिल्ली चलो मूवमेंट की बात करते हैं, आंदोलन की, तो 1940 में ये जवाहरलाल नेहरू ने मूवमेंट चलाया था। इस समय तक ये जो जापान और जर्मनी ने भारत के अंडमान और निकोबार पर अधिकार कर लिया था। तो जापान ने ये जो अंडमान और निकोबार है, ये सुभाष को सौंप दिए। सुभाष ने अंडमान का नाम शहीद द्वीप रखा, शहीद द्वीप, और निकोबार का नाम स्वराज द्वीप ये रखा। तो देखिए, ये 2 नाम रखे और ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं कि अंडमान का नाम क्या रखा था और निकोबार का नाम क्या रखा था। तो अंडमान शहीद और निकोबार स्वराज द्वीप रखा। सुभाष INA के साथ आगे बढ़ रहे थे, आगे की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया। वो देखिए क्या हुआ
एक्चुअली में 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने यानी यूएसए ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिरा दिए। नागासाकी पर बम गिराए और जापान की हार हो गई। जर्मनी अकेला पड़ा, जर्मनी ने भी सरेंडर कर दिया। मजबूरी में सुभाष को पीछे हटना पड़ा। देखिए, इन बमों के जो नाम हैं वो लिटिल बेबी एंड ए फैट बॉय, ये इसके नाम हैं, ये ध्यान रखना है। सुभाष ने क्या किया, 18 अगस्त की बात थी। 18 अगस्त 1945 को सुभाष ने थाईलैंड में एक जगह का नाम है बैंकॉक से जापान के टोक्यो के लिए उड़ान भरी। चाइना के पास एक द्वीप का नाम है ताइपेई द्वीप ऑब्लिक फार्मोसा द्वीप, यहां से इनका एरोप्लेन क्रैश हो गया और संभवतः ये शहीद हो गए। अब ये तो कंफर्म नहीं कहा जा सकता, लेकिन यही माना जाता है, चूंकि कोई एविडेंस तो इस तरीके का मिला नहीं तो शहीद ही कहा जाएगा। वैसे इनकी जांच के लिए एक मुखर्जी कमीशन भारत सरकार ने गठित किया था, लेकिन मुखर्जी कमीशन की जो रिपोर्ट थी वो भी संतोषजनक नहीं थी। अब यहां देख रहे हैं कि सुभाष चंद्र बोस तो शहीद हो गए, लेकिन आईएनए के जो सिपाही थे और जो कमांडर थे उनको अरेस्ट कर लिया गया था। तो उन पर एक लाल किला मुकदमा चला। अब मैं उसको डिस्कस करता हूं। लाल किला मुकदमा ये नवंबर 1945 में चला था। 1945 एक्चुअली में क्या था, जब सुभाष चंद्र बोस शहीद हो गए और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में मित्र राष्ट्रों की जीत हो गई, मित्र राष्ट्र से तात्पर्य यानी ब्रिटेन अमेरिका की जीत हो गई, तो ऐसे में जो आईएनए के जो सिपाही थे, सिपाही और इसके मुख्य अधिकारी थे यानी कमांडर जो सेनापति, इन पर लाल किला मुकदमा चला। तो देखिए, यहां क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है कि इसके जो सेनापति थे वो कौन कौन थे। तो यहां पर 3 महत्वपूर्ण नाम आते हैं। वे 3 सेनापति हैं, कर्नल गुरुदयाल सिंह ढिल्लो, टाइटल ढिल्लो है, ये याद रखना है। एक नाम आता है कर्नल प्रेम सहगल और एक नाम आता है मेजर शहनवाज खां। तो इन पर लाल किला मुकदमा चला और मैं बताना चाहूंगा इन तीनों सेनापति को फांसी की सजा हुई थी। अब देखिए, आजादी में योगदान जो है वो क्रांतिकारियों का बहुत रहा है। चाहे हम भगत सिंह की बात करें, चंद्रशेखर आजाद की बात करें, वो बात अलग है कि 1931 में ही शहीद हो गए। गांधी जी की भी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही, लेकिन आईएनए का जो योगदान था वो कहीं अधिक था। अब इनके बचाव के लिए जो हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, कांग्रेस ने INA बचाव कमेटी गठित की। यानी इंडियन नेशनल आर्मी को बचाना है तो कांग्रेस ने एक कमेटी यहां पर गठित की थी। अब यहां क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, ये IS 2006 में क्वेश्चन पूछा गया है कि जो कमेटी बनाई गई थी इसमें कौन कौन वकील थे या कौन नहीं था। तो ये जो कमेटी थी, ये इसके जो अध्यक्ष इनका नाम आता है भूलाभाई देसाई। यानी भूलाभाई देसाई की अध्यक्षता में ये कमेटी गठित की गई थी। अब क्वेश्चन यहां पूछा जाएगा, यह भी पूछा जा सकता है कि आईएनए बचाओ कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, तो भूलाभाई देसाई। अब इसमें कौन कौन वकील थे, तो इसमें 4 वकील हैं। इन चारों में के नाम मैं लिख देता हूं। एक है पंडित JL नेहरू, एक है अरुणा आसफ अली।
एक नाम आता है कैलाशनाथ काटजू, कैलाशनाथ काटजू, और एक नाम आता है टीपी सप्रू। टीपी सप्रू यानी तेज प्रकाश सप्रू। आज संपूर्ण देश में नारे लग रहे थे कि आईएनए के सिपाहियों को छोड़ दो और लाल किले को तोड़ दो। तो उस समय भारत के जो वाइसराय थे उनका नाम लॉर्ड वेवेल था। लॉर्ड वेवेल, लॉर्ड वेवेल। तो वेवेल ने अपने विशेषाधिकारों से आईएनए के जो ये सेनापति और सिपाही थे इनकी सजा माफ कर दी। तो देखिए यहां पर पहली बार लग रहा है कि ब्रिटिश सरकार समझौते की नीति अपनाने को यहां पर थोड़ी सी तैयार हो गई है। तो देखिए ये पूरा टॉपिक मैंने आप लोगों को उसके साथ डिस्कस किया। अब इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन है मैं वो डिस्कस करूंगा आपको। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। तो अब मैं उन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं अब मैं उन पर लेकर आता हूं आप लोगों को। देखिए पहला क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस के बारे में क्या सत्य है? तो देखिए सत्य में हमें यह देखना है, जो सही है वो छांटना है। ये 1921 में कांग्रेस से जुड़े, बिल्कुल सही है। अभी मैंने आपको बताया था कि 1920 में इन्होंने आईसीएस का एग्जाम क्वालिफाई किया और त्यागपत्र देकर भारत लौटे, और 21 में ही गांधी जी और सीआर दास के संपर्क में आए, कांग्रेस से जुड़ गए। फिर वो कह रहा है कि इनके राजनीतिक गुरु चित्तरंजन दास थे, सीआर दास थे, ये भी मैं डिस्कस कर चुका हूं। तो दोनों पॉइंट सही हैं, अर्थात इसका आंसर होता है 1। अब हम आते हैं, निम्न में कौन लाल किला मुकदमे में वकील नहीं था? अभी अभी सबसे लास्ट में मैंने यही डिस्कस किया आपके साथ। देखिए अरुणा आसफ अली भी हैं, जवाहरलाल नेहरू भी हैं, कैलाशनाथ काटजू हैं और एक टीपी सप्रू हैं। लेकिन यहां पर राम मनोहर लोहिया दिया है तो यही गलत है, यानी नहीं था, तो ये इसका प्रॉपर आंसर आएगा। जबकि इसके जो हेड थे, जिनकी अध्यक्षता में आईएनए बचाओ कमेटी गठित की गई थी, वो थे भूलाबाई देसाई। अब देखिए, अब हम लेकर चलेंगे नेक्स्ट। लाल किला मुकदमा 1945 के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? यहां एक वर्ड आ गया गवर्नर जनरल, चलो ये डिस्कस कर देता हूं क्योंकि मैंने वहां पर वाइसराय बोला है। ये जो ब्रिटिशर्स थे इन्होंने सबसे पहले बंगाल को जीता था। तो क्वेश्चन पूछता है कि बंगाल के फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन थे? तो वारेन हेस्टिंग्स थे। लेकिन 1833 का जो एक्ट आया था उसमें लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के पहले गवर्नर जनरल बने, यानी कल तक इनका शासन बंगाल तक सीमित था, अब इन्होंने भारत के और प्रांतों पर अधिकार कर लिया, तो अब भारत का गवर्नर जनरल बोला जाने लगा। फिर 1858 में क्या हुआ, जब रिवोल्ट हुआ 1857 का, और उसके बाद जो नया कानून एक्ट बना था इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1858, तो उसमें गवर्नर जनरल को वाइसराय नाम दिया गया और पहले वाइसराय लॉर्ड कैनिंग थे। लेकिन 1935 का जो एक्ट आया था उसे इंडियन गवर्नेंस एक्ट कहते हैं, गवर्नेंस एक्ट। तो उसमें गवर्नर जनरल को, सॉरी, वाइसराय को फिर गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था। अगर वाइसराय या गवर्नर जनरल भी कह दिया जाए तो यहां पर कोई बड़ी बात नहीं है। तो देखिए लॉर्ड लिनलिथगो तो नहीं है क्योंकि तो 1939 और 40 में रहे। लॉर्ड वेवेल अभी मैंने डिस्कस किया, ये इसका आंसर है। माउंटबेटन भी नहीं है क्योंकि वेवेल के बाद माउंटबेटन बने थे। नॉन ऑफ दिस का मतलब नहीं बनता, तो ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से किस पर लाल किला मुकदमा नहीं चला था? तो मैंने अभी 3 सेनापति आपके साथ डिस्कस किए थे। मेजर शहनवाज खां सही है, ये भी कर्नल ये भी थे, गुरुदयाल सिंह ढिल्लो भी थे, लेकिन कैप्टन मोहन सिंह नहीं थे। कैप्टन मोहन सिंह नहीं थे। देखिए कैप्टन मोहन सिंह का जो नाम मैंने यहां पर लिखा है ये रास बिहारी बोस के साथ थे, और जो आईएनए का गठन किया गया था उनमें इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो ये इसका आंसर है, चूंकि ये इन जो थे इन पर मुकदमा नहीं चला था। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं।
देखिए निम्न में क्या गलत है, यहां पर आपको 4 पॉइंट दिए गए हैं और यह पूछा गया है कि इनमें क्या गलत है। सुभाष चंद्र बोस ने अंडमान का नाम शहीद द्वीप रखा था, बिल्कुल रखा था, ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार का नाम स्वराज द्वीप रखा, ये भी ठीक है, लेकिन यहां तो गलत पूछा है, तो ये भी नहीं हो सकता। सुभाष चंद्र बोस ने ICS इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा 2020 में पास की थी, बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमें तो गलत छांटना है। सुभाष चंद्र बोस टोक्यो से मैं डिस्कस एक बार फिर कर देता हूं। सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार का नाम स्वराज द्वीप रखा, ठीक है, हमने सी को डिस्कस नहीं किया, कर देता हूं। सुभाष चंद्र बोस टोक्यो से बैंकॉक जाते समय शहीद हुए, यही गलत आंसर है। देखिए बैंकॉक, टोक्यो से बैंकॉक नहीं, बैंकॉक से टोक्यो गए थे, तो आंसर इसका सी आ जाएगा। यहां मैंने उल्टा लिखा है। एक्चुअली में जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है, कई बार स्टूडेंट प्रॉपर क्वेश्चन को स्टडी नहीं करते और जल्दी में रहते हैं, जैसी मिस्टेक मेरे से ही हुई और क्वेश्चन गलत हो जाता है, तो बहुत ही सावधानी का ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। सुभाष चंद्र बोस पेशावर से काबुल किसकी मदद से पहुंचे? मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं। देखिए एक तो भगत सिंह है, ये है नहीं, गलत आंसर है। भगत राम, यही इसका आंसर है। तो कंफ्यूज करने के लिए कैसे क्वेश्चन दिया गया है, भगत सिंह, भगत राम, भगत पाल, भगत प्रसाद। तो देखिए करेक्ट आंसर क्या है, भगत राम। यानी 26 जनवरी 1941 को सुभाष चंद्र बोस कलकत्ता से पेशावर होते हुए जब काबुल पहुंचे थे, तो इन्होंने अपना जो व्यक्तिगत नाम रखा था जियाउद्दीन रखा था और भगत राम के सहयोग से पहुंचे। लेकिन काबुल से जब वो रूस होते जर्मनी आए, तो इन्होंने अपना नाम एक ईसाई के वेश में आर्लैंडो मुसाटा रखा था, तो ये ध्यान रखना है। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। एक दो क्वेश्चन और मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा यहां पर। देखिए सुभाष चंद्र बोस के संदर्भ में क्या सही नहीं है। देखिए क्या सही नहीं है का मतलब क्या गलत है, हमें यह छांटना है। सर्वाधिक 11 बार जेल गए, ये तो ठीक है, लेकिन यहां तो गलत पूछा है। 2 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने, ये भी बिल्कुल ठीक है। इनका जन्म कलकत्ता में हुआ था, ये बिल्कुल गलत है। कलकत्ता में भी इनका घर था, क्योंकि इन्हीं के घर में 1940 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की, उसके बाद इन्हें नजरबंद किया गया था। लेकिन इनका जो जन्म था वो उड़ीसा के कटक में 23 जनवरी 1897 में हुआ था। इन्होंने नेहरू रिपोर्ट का विरोध किया था, बिल्कुल ठीक है ये भी, तो आंसर इसका सी बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 लेकर चलते हैं। निम्न में सुभाष चंद्र बोस के बारे में क्या गलत है, यह हमें छांटना है। यानी 3 पॉइंट इसमें सही दिए गए हैं, एक गलत दिया गया है, तो गलत को डिस्कस करना है। इन्होंने 1943 में सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की सरकार बनाई थी, ये तो ठीक है। इन्होंने दिल्ली चलो आंदोलन चलाया था, यही गलत है, मतलब यही आंसर है। देखिए मैंने आपको लेक्चर डिस्कस करते हुए भी बताया, आंदोलन नहीं, दिल्ली चलो का नारा दिया था। दिल्ली चलो आंदोलन की कहानी सुना देता हूं मैं आपको। एक्चुअली में गांधी जी ने 1940 में एक मूवमेंट चलाया था। मूवमेंट, उसका नाम था व्यक्तिगत सत्याग्रह। तो उस व्यक्तिगत सत्याग्रह में जब गिरफ्तारी हुई, तो पहले सत्याग्रही गिरफ्तार होने वाले जो थे विनोबा भावे थे। फिर उसके बाद उसी को आगे जो बढ़ाया जवाहरलाल नेहरू ने बढ़ाया और दिल्ली चलो आंदोलन का नाम दिया था, जिसमें 20,000 लोगों ने गिरफ्तारी दी थी। तो यहां मैंने नारे की जगह आंदोलन लिख दिया। इन्होंने सिंगापुर में तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये नारा दिया, बिल्कुल करेक्ट है। ये क्रम से गुजरात और मध्य प्रदेश के कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष रहे। देखिए यहां पर हरिपुरा और त्रिपुरी डायरेक्ट नाम नहीं दिया गया। मैंने आपको बताया था कि हरिपुरा गुजरात में है और त्रिपुरी मध्य प्रदेश में है, तो कंफ्यूज करने के लिए ऐसे भी दिया जा सकता है। तो आंसर क्या है, दिल्ली चलो आंदोलन। अब देखिए यहां स्टूडेंट क्या करता है, दिल्ली चलो पढ़ेगा। कई बार क्या होता है ना, पूरे लाइन को प्रॉपर नहीं पढ़ पाते और मिस्टेक हो जाती है। तो देखिए इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब इसका जो पेपर है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, लेकिन छोटी छोटी सी बातों पे ध्यान देना है और बहुत ही ध्यान के साथ लेक्चर को स्टडी करनी है। पूरे लेक्चर को स्टडी करेंगे तभी आप उस पेपर को सोल्व कर पाएंगे। ओके, थैंक यू।